ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एसके झा सर का 4100 प्लस का जो प्रैक्टिस सेट है उसका आज हम फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 6 नंबर कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा जो एसके झा का रेलवे का साइंस प्रैक्टिस सेट है उसका मैंने 61 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एसके झा रेलवे साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये एसके झा सर का जो 4100 का जो प्रैक्टिस सेट आया है 4100 प्लस का, ये रिजल्ट मेकर बैच का फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 6 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि इन सभी का पीडीएफ मैं वहीं पे आप सभी को प्रोवाइड कर देता हूं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे डाउन कर लेने दीजिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, 223 तक हमने कर लिया है, ये 224वां क्वेश्चन है। ठीक है कि घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित होता है। तो घड़ी का जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य होता है वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे इफेक्टिव होता है। किस पे होता है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि देखिए अब मान लीजिए पूरा पसीना होकर अपने रूम में एंटर किया और जैसे आप पंखा चलाएंगे ना, जैसे ही पंखा आप चलाएंगे पंखा के हवा से यानी आपका पसीना क्या हो जाता है? सूखने लगता है। यानी क्या होता है? पसीना जो है वाष्प बनकर उड़ने लगता है जिसके कारण आपको राहत महसूस होता है। तो पंखे की हवा से हमारा पसीना तेज़ी से वाष्प बनकर उड़ जाता है जिसके कारण हमें राहत मिलता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक आप ज़रूर करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उष्मा गति का शून्यवां नियम यह बताता है कि शून्यवां नियम क्या बताता है? देखिए उष्मा गति का शून्यवां नियम यह बताता है कि जब दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में हैं तो वह एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलन में रहेंगी। बात समझ गए हैं? जब दो प्रणालियाँ तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में है तो एक दूसरे के साथ क्या रहेंगी? वो उष्मा संतुलन को बैलेंस बना के रहेंगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति क्या होती है? तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी की जो प्रवृत्ति होती है वो बिल्कुल निम्नतम होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक उष्मा गति की प्रणाली में उष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड डैश पे पहुंचते हैं। जब दो पिंड जो हैं समान तापमान तक पहुंचते हैं तब जाकर उष्मा संतुलन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? समान तापमान पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैलोरीमीटर तांबे का क्यों बना होता है? तो कैलोरीमीटर जो होता है वो तांबे का इसलिए बना होता है कि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है? निम्न होती है। क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता निम्न होती हैं तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थर्मिस्टर निम्नलिखित होता है। थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर जो होता है वो थर्मल रेजिस्टेंस होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समतापीय स्थिति में किसी गैस को दी गई ऊष्मा प्रयुक्त होती है। कहाँ प्रयुक्त होती है? तो बाह्यतम में यानी कि बाह्य कार्य करने में प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है केवल किस पे? तो एक आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है ये सिर्फ ताप पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि गैस द्वारा किया गया कार्य है गैस द्वारा कार्य किया जाता है तब ताप क्या होगा?
जब गैस द्वारा कार्य किया जाएगा तो ताप क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समतापीय प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। तो समतापीय प्रक्रिया में गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अनंत होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि खाना पकाने के बर्तन के गुणों का निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक वांछनीय है। यानी कि सर्वाधिक वांछनीय क्या होता है, तो क्या होता है, निम्न विशिष्ट ऊष्मा वो उच्च क्या होता है, तापीय चालकता होता है। निम्न विशिष्ट ऊष्मा वो उच्च तापीय चालकता होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक थर्मल फ्लास्क को भली प्रकार पॉलिश किया जाता है। किस प्रकार पॉलिश किया जाता है थर्मल फ्लास्क को, इसके बाहरी सभी बाह्य विकिरण परावर्तित करने के लिए क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। तो अत्यधिक ऊंचे तापों की माप कैसे की जाती है, तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो किसका मापन किया जाता है, तो अपेक्षित आर्द्रता का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वृत्ताकार धातु की प्लेट जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो, गर्म करने से छेद का व्यास क्या हो जाएगा। जैसे गर्म करेंगे छेद का व्यास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही है, यानी इन सभी में से कौन सा सही है हमको बताना है। चलिए क्वेश्चन है कि एक मोटर पंप की शक्ति 2 किलोवाट है। वह कितना पानी प्रति मिनट 10 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकता है। देखिए यहाँ पे पावर कितना है, 2 किलोवाट यानी कि 2000 वाट, 2000 वाट हो गया। ठीक है, यहाँ पे एम हमसे पूछ रहा है कि एम निकालना है। समय दिया है 10 मीटर में प्रति मिनट, यानी कि समय कितना हो जाएगा 60 सेकेंड, और एच कितना हो गया 10 मीटर। तो बस फार्मूला लगा देंगे, P बराबर mgh/t। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा P गुना T/GS GH। P कितना दिया है 2000, तो 2000 गुना T कितना दिया है 60, तो 60/G 10 और स्मॉल h 10, 10 10 100 यानी 20 से 20 कट जाएगा, 6 दूना 1200 kg, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक धातु के ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन क्या हो जाएगा, तो कोटर का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जब गर्म करेंगे ठोस गेंद है तो उसके अंदर कोटर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः स्थल में जल का तापमान क्या होगा। जस्ट जमने वाला है तो वो क्या हो जाएगा, किस तापमान पर होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि आयतन क्या होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत केतली की पानी गर्म होता है, यानी कि जो विद्युत केतली का होता है पानी में, विद्युत केतली में जो पानी गर्म होता है वो किसके कारण होता है, तो वो संवहन के कारण होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चांदी की उसमें चालकता तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा क्या होता है। तो चांदी की जो उसमें चालकता होता है तांबे की अपेक्षा क्या होता है,
अधिक होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। बोलोमीटर जो एक यंत्र है वो क्या मापता है, तो वो उसमें विकिरण को मापता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है। देखिए जल का जो तापमान, अधिकतम तापमान क्या होता है, 4 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे होता है, तो 4 डिग्री पे ऊपर वाला तो जम जाता है, लेकिन नीचे वाला क्या होता है, द्रव अवस्था में। तो जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टीफन का विकिरण नियम क्या कहता है, तो स्टीफन का जो विकिरण नियम होता है, ई इज इन्वर्सली डायरेक्ट, या तो कहिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4, या ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4 कहिए, सॉरी ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टी के पावर 4 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टीफन, ये याद रखिएगा, ये पूछता भी है कई बार, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है रेलवे में। ठीक है, कि स्टीफन का जो नियम होता है वो क्या होता है, तो ई के पावर टी टू द पावर 4 होता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिन के समय, अगला क्वेश्चन है कि दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी गर्म इसलिए हो जाती है कि जल की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है काफ़ी अधिक होती है, तो जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता काफ़ी अधिक होती है, इसके कारण हो जाता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिट्टी के बने घड़े में भरा जल ठंडा हो जाता है, क्योंकि ठंडा किस लिए हो जाता है, क्योंकि घड़ा जो होता है ना, उसमें एक बहुत बारीक सा छिद्र होता है, जिसके कारण जल क्या होता है, जल बाहर आकर क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। जब जल बाहर आकर वाष्पित हो जाएगा तो अंदर वाला जल को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, तो घड़े के छिद्रों के से जल बाहर आकर वाष्पित हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होता है, यानी कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, तो पानी का जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो 273.16 केल्विन होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है, तो सबसे ज़्यादा ऊष्माधारिता किसका होता है, तो जल का होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रिया जो होता है, रुद्धोष्म परिवर्तन यानी एडियाबैटिक चेंजेज जो होता है वो क्या होता है, इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, ऊष्मा जो है अपरिवर्तित रहता है, ऊष्मा क्या होता है इसमें अपरिवर्तित रहता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में परिवर्तन से ठोस की लंबाई में हुए भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो भिन्नात्मक जो परिवर्तन होता है उसे रेखीय प्रसार गुणक कहा जाता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप की गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगी, तो भाप की गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल द्वारा ग्रहण जलवाष्प की मात्रा, वायुमंडल द्वारा ग्रहण जलवाष्प की मात्रा वायु के जलवाष्प की मात्रा वायु के ताप पर क्या होती है, यानी कि वायु की किस पे निर्भर करती है। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है, तो वायु के ताप में वृद्धि के साथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी वायुमंडल द्वारा ग्रहण जलवाष्प की मात्रा
वायु के ताप में वृद्धि के साथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेने दीजिए कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, यानी कि पारे का क्या है, 75 सेंटीमीटर है। तो जिस तापक्रम पर दाब दोगुना होगा वह आयतन को स्थिर रखा जाएगा। ठीक है, वह आयतन को क्या होगा, स्थिर रखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए T1 अगर बात करें, पूरा को क्लियर करेंगे हम। T1 बराबर क्या करेंगे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे 273 इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। 300 केल्विन आ गया। ठीक है, अब देखिए हमसे T2 निकालना है, हमको T2 निकालना है। अगर P2 को दुगना कर दिया जाए, 2P कर दिया जाए, अगर P1 P है, P1 को अगर हम P रहने देते हैं, P1 P है और P2 को दोगुना कर दिया जाएगा तो इक्वेशन देखिए क्या होता है। इक्वेशन होता है P1 बट्टा P2 बराबर T1 बट्टा T2। याद रखिएगा, P1 बट्टा P2 बराबर T1 बट्टा T2, P1 बट्टा P2 बराबर, अब P1 क्या है, P है, अब P2 को दुगुना कर दिया जाएगा तो 2P है। ठीक है, और T1 हमारा 300 केल्विन आया है, और बट्टे में 2, ये P से P कटेगा तो 2T कितना हो जाएगा, 2T बराबर हो जाएगा T2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना 600। जब 600 हो गया तो 273 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 327 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जलवाष्प में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, यानी ऊष्मा की आवश्यकता कितनी होगी। देखिए बर्फ़ से जल में बदलना होगा, क्या करना होगा, सबसे पहले बर्फ़ को जल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, फिर जल को, फिर यहाँ पे हीट करके जल को किस में करना होगा, तो जल को वाष्प में करना होगा। बात को समझिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर 1 ग्राम है बर्फ़ में, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करना होगा, 1 ग्राम को हमको जल में करना होगा। ठीक है, अब यहाँ हीटिंग करके जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 ग्राम को करने के बाद फिर बर्फ़ में क्या चेंज करना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 ग्राम को चेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला हम लगाएंगे Q बराबर ml लगाएंगे, एक बार लगाएंगे, फिर हीट करेंगे तो Q बराबर ms थीटा, उसके बाद फिर लगाएंगे Q बराबर ml। ठीक है, ये इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा अच्छा से हमको समझाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ नहीं करने वाले हैं। और ये जितने भी बर्फ़ का क्वेश्चन है, हम अब आपको यहाँ जो दिख रहा है वो इस तरीके से नहीं हो सकता है, उसके लिए हमको अच्छा से कॉपी में समझाना होगा, तो उसको हम वहीं समझाएंगे। ठीक है, चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।